यहाँ पर आप फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करके सिलेक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट्स में इसको हम लोग यूज करते हैं। आपके सामने ये स्ट्रक्चर दिया गया है PBR 322 का, जिसमें टोटल जो बेसिस हैं अभी हमने एक्सप्लेन किया 4363 बेस पेयर्स, और इनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एक है, दूसरा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। यही दोनों जगह आप फॉरेन जीन को डालेंगे। इस जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट को मेंशन किया गया है। एक का नाम है BAN-H1 और दूसरे का नाम है SAR1। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह पर 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट हैं। अगर इस एंजाइम को हम यूज करते हैं तो डीएनए उस हिस्से का ओपन होता है, उस हिस्से में हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है, PVU1 और PST1। बातें एनसीईआरटी में लिखी गई है, जिसको हम लोग को एम्फसिस करना है। इसी प्लाज्मिड के अंदर एक रोग जीन होता है जो कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं टू प्रमोट रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए ये प्रोटीन बनाता है। इसको मैं लिख दे रहा हूं इस पर, इट फॉर्म्स प्रोटीन promote replication of plasmid। ये स्ट्रक्चर आपके सामने PBR 322 का है। ये रोग जो है ये प्रोटीन फॉर्म करता है, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा गया है कि इनके द्वारा बना हुआ प्रोटीन ही रेप्लिकेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आएगा उस फॉरेन जीन के कई कॉपीज बनने में मदद मिलेंगे, और जब कॉपीज कई बन जाएंगे तो इसी को कहा जाएगा क्लोनिंग ऑफ द टारगेट जीन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स बनेंगे उतना ज्यादा उसके प्रोडक्ट भी बनेंगे, उतना ही ज्यादा उसके ह्यूमन वेलफेयर के चांसेस डेवलप होंगे, क्योंकि उसको फिर यूज किया जाएगा फॉर ह्यूमन वेलफेयर पर्पसेस। इज इट क्लियर? अब आगे के डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि क्या है इसका बेसिक एप्लीकेशंस। PBR 322 as word indicates it is artificial plasmid to promote cloning of gene in E. coli। अगर इस प्लाज्मिड में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को यूज किया जाता है फॉर क्लोनिंग इन E. coli। यानी क्लोनिंग क्या होता है? एक डिजायर्ड जीन का आइडेंटिकल कॉपीज को तैयार करना और उसके प्रोडक्ट को ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करना। क्लोनिंग का मेन मोटो है ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, ताकि अधिक से अधिक ह्यूमन वेलफेयर में उसको यूज किया जा सके। तो P stands for plasmid, B for Bolivar and R for Rodriguez। इन बोलिवार रोड्रिगोज के द्वारा ये क्रिएट किया गया था। It has 4363 base pairs in length। It has 1 ORI region और इनके पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं जिनमें आप फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक क्रिया के अंदर हमने प्योर फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया है, जिसमें कि कोई भी फॉरेन जीन नहीं। अगर फॉरेन जीन नहीं है तो इसका जो रेजिस्टेंस जीन है वो एक्टिव है। रेजिस्टेंस जीन किसको कहेंगे? जो एंटीबायोटिक के एक्शन को अपने पर होने न दे। जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड रहेगा, जिसमें फॉरेन जीन नहीं रहेगा, वो एंटीबायोटिक के एक्शन को रोक देगा, उसको तोड़ देगा और किसी भी कंडीशन में बैक्टीरिया पर उसको एक्ट होने नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हमने ये नाम दिया कि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और ये नाम आप जान चुके हैं, इसका नाम हमने क्या लिया था? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। बाकी डिस्क्रिप्शन हम लोग दे चुके हैं।
ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कंटेनिंग प्लाज्मिड को जब हम बैक्टीरिया में डालते हैं, ये बैक्टीरिया है आपका ई कोलाई। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया कि ई कोलाई में हम इस प्लाज्मिड को डालते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, 42 डिग्री सी टेम्परेचर, ये सब दे करके हम जब इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं तो ध्यान रहे इस प्लाज्मिड में कोई भी बाहर का जीन नहीं है। तब इस बैक्टीरिया पर किसी एंटीबायोटिक का कोई असर होगा या नहीं होगा, इसको जरा हम लोग समझे। देखिए, अगर हम इस पर टेट्रासाइक्लिन डालें और इस पर एम्पिसिलिन डालें, दोनों एंटीबायोटिक इस पर डाला गया। अब एज्यूम कीजिए एम्पिसिलिन इस पर डाला गया और दूसरा हमने क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन। अब ध्यान दें, जब टेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक जब दोनों इस पर एक्ट करेगा तो टेट्रासाइक्लिन जीन बोलता है कि आप हम पर एक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको तोड़ने वाला एंजाइम बना रहे हैं और वो एंजाइम हम बना के आपके पास आ रहे हैं और आप ज्यादा होशियार मत बनिए, हम आपको ब्रेक करने आ रहे हैं। ये ब्रेक कर देगा टेट्रासाइक्लिन को। जैसे टेट्रासाइक्लिन डैमेज हुआ, there will be no action of that antibiotic on bacteria. बैक्टीरिया पर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। दूसरा, अगर एम्पिसिलिन आता है एक्ट करने तो एम्पिसिलिन जीन बोलता है कि हमारे पास भी आपको तोड़ने वाला एंजाइम है जिसका नाम है बीटा लैक्टामेज। ये एंजाइम एम्पिसिलिन के पास जाता है और कहता है आप भी होशियार मत बनिए, आपको भी हम तोड़ रहे हैं। तो ये जब दोनों एंटीबायोटिक टूट जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंटीबायोटिक के एक्शन उस बैक्टीरिया पर नहीं होंगे जिसमें कोई भी फॉरेन जीन ना हो। जब तक है तब तक सेंसिटिविटी है, फॉरेन जीन अगर नहीं है तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन है। यानी जिस बैक्टीरिया का ग्रोथ कंटिन्यूड हो रहा है एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में, वो बैक्टीरिया में एक भी फॉरेन जीन नहीं है, यानी वो नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनी के रूप में जाना जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर फॉरेन जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में आप डालेंगे, देखिए यहां पर हमने बात किया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ध्यान दीजिए, जब ये ओरिजिनल फॉर्म में था कोई म्यूटेशन नहीं था, लेकिन जब आप फॉरेन जीन को डाले तो क्या वही जीन रह गया कि बदल गया? आप खुद बोले बदल गया टोटली। तो इस जीन को आप कहेंगे म्यूटेंट जीन। अब देखिए, जब टेट्रासाइक्लिन जीन में यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में जब आप फॉरेन जीन को डाल रहे हैं, फॉरेन जीन को जब आपने डाला, जब इंसर्ट आप किए हैं, तो उसके वजह से टेट्रासाइक्लिन जीन क्या हो गया? साइलेंट हो गया, म्यूटेट हो गया। म्यूटेट हो गया, इसको कहा गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फिर से एक बार समझ जाओ कि PBR 322 के टेट्रासाइक्लिन जीन में हमने फॉरेन जीन को डाला। जब डालते हैं तो वो जीन के सीक्वेंस को आपने बदल दिया, यानी आपने जीन को चेंज कर दिया, म्यूटेट कर दिया। जब म्यूटेट कर दिए तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन काम करना बंद कर दिया। इस प्रोसेस को, इस मेथड ऑफ इनएक्टिवेशन को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा गया। अब बताइए, अगर इस बैक्टीरिया पर जब फॉरेन जीन आप डाले हैं और इस पर हम टेट्रासाइक्लिन को डालें, खुद बताइएगा, टेट्रासाइक्लिन को अगर हम लोग डाल दें, अगर टेट्रासाइक्लिन को डाल दें तो टेट्रासाइक्लिन को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा? इसका जवाब दीजिए। नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा उस कंडीशन में, तो आप जरा ध्यान दीजिए, जब नहीं बनेगा, ये म्यूटेट हो गया है, तो उस कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन अपनी पॉजिटिव इफेक्ट को दिखाएगा और बैक्टीरियल कॉलोनी का क्या हो जाएगा?
बैक्टीरियल डेथ होगा। यानी जिस बैक्टीरिया में बैक्टीरियल डेथ, यानी जिस बैक्टीरियल कॉलोनी का डेथ हो रहा है उस बैक्टीरिया में फॉरेन जीन है, वो टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिविटी शो करेगा। यानी जितना भी डाइंग कॉलोनी है जिसका आप डेथ करा रहे हैं, वो सारी कॉलोनी किसके अंतर्गत आते हैं? रिकम्बिनेंट कॉलोनी में आते हैं, यानी उनके पास फॉरेन जीन उपस्थित है। ठीक है, अगर एम्पिसिलिन इसको दिया जाए तो अब खुद बताइए ये ग्रो करता रहेगा कि नहीं करेगा? जरा बताइए। करता रहेगा, क्योंकि उसके लिए वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो वो क्योंकि वो एंजाइम जो प्रोड्यूस हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम एम्पिसिलिन डाल दें, एम्पिसिलिन को हम अगर डाल दें इसमें, तो एम्पिसिलिन जैसे ही इसमें पड़ेगा, ये कौन एंजाइम प्रोड्यूस करेगा? जल्दी बताइए। बीटा लैक्टामेस, और ये लैक्टामेस किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? एम्पिसिलिन को। यानी ये एम्पिसिलिन का इफेक्ट इस पर होने नहीं देगा, यानी वो ग्रो करता रहेगा। तो आपको एट ए टाइम 2 अलग अलग एंटीबायोटिक यूज करना होगा। फॉरेन जीन गया है कि नहीं गया, तो किस जगह गया है आपको ये पता नहीं है। अगर एम्पिसिलिन वाले साइट में गया है तो ये आपको पता तब चलेगा कि आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा यूज किए हैं। अगर PST1 यूज किए हैं तो डेफिनेटली वो कहां प्रेजेंट है? एम्पिसिलिन में। अगर आप SAL1 यूज किए हैं तो डेफिनेटली कहां प्रेजेंट है वो? खुद बताइए। तो जगह के हिसाब से आप एंटीबायोटिक को यूज करेंगे और तब आप कहेंगे कि ये रिकम्बिनेंट है कि नॉन रिकम्बिनेंट है। इज इट ओके?